नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको चैनल पर। सौ की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दूसरे दिन किस तरीके से जन समर्थन मिला है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी कन्याकुमारी में निकाल रहे हैं रैली और इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पूरे देश भर के अंदर करने लगे हैं अपने अपने तरीके से भारत जोड़ो यात्रा। बताएंगे दोस्तों क्या है अपडेट। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संघर्ष की कहानी जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पेड़ के नीचे सोकर अपनी नींद पूरी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। वहीं पर खेला हो बे गर्जी ममता बनर्जी 2024 में बंगाल से शुरू होगा बीजेपी का हार का सिलसिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे दिल्ली तो बताया उन्होंने कि कोई तीसरा फ्रंट बनने नहीं जा रहा है बल्कि मेन फ्रंट बनेगा। कुल मिलाकर दोस्तों तगड़ा झटका विपक्षी एकता को कमजोर करने वालों को नीतीश कुमार ने दिया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे मेक इन इंडिया के नाम पर देश को कमजोर करने की बड़ी साजिश। वहीं पर किसानों का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, इस्तीफा देकर सामने आएंगे। भाजपा के गवर्नर कर दिया बड़ा ऐलान। वहीं पर बेंगलोर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने लाइब्रेरी बनाने की मांग की तो बनाकर दे दिया मंदिर। छात्रों ने किया है जोरदार विरोध। इसी के साथ में गृह मंत्री अमित शाह के आसपास घूमता रहा एक शख्स, सुरक्षा में लगी है बड़ी सेंध। बताएंगे क्या है अपडेट। इसी के साथ में दोस्तों दूसरे से भिड़ गए नीतीश कुमार और पीके। इसी के साथ में टिकैत बोले, कहा कमल का फूल एक ऐसा ताबीज है जिसे पहन लेने के बाद ईडी और इनकम टैक्स छापेमारी बंद हो जाती है। राकेश टिकैत ने जोरदार निशाना साधा है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 के चुनाव में बाउंस बैक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन यानी कल सुबह 7 बजे पद यात्रा निकली दोस्तों और शाम को 7 बजे स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज में अगेरकोइल में आकर रुकी है। दोस्तों आपको बताते चले इस पूरे 12 घंटे की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद लोगों को इनाम भी बांटे गए हैं जिन्होंने जवाहर बाल मंच पेंटिंग कॉम्पिटिशन का हिस्सा लिया था दोस्तों। इसी के साथ में दलित एक्टिविस्टों से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की है। सिविल सोसाइटी के लोगों से उनकी मुलाकात हुई है। पद यात्रा 4 बजे से 7 बजे के बीच में की गई है दोस्तों और इस दौरान 7 बजे में बड़ी रैली को संबोधित किया गया है यानी पब्लिक मीटिंग हुई है। इस दौरान भी कांग्रेस पार्टी को जमकर समर्थन मिला है दोस्तों। दूसरे दिन और ज्यादा समर्थन बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संघर्ष भी धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता और संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल पद यात्रा के दौरान एक पेड़ की छांव के नीचे आराम करते नजर आए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संघर्ष अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है दोस्तों और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें भी वायरल हो रही है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताइएगा। और जो लोग मीडिया में बैठकर पूछ रहे थे कि विपक्ष कहाँ है, इस तरीके का भ्रम बना रहे थे, विपक्ष काफी कमजोर है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नहीं है, आंदोलन नहीं कर रही है, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है, इस तरीके के भ्रम फैलाने वाले लोगों के लिए तस्वीरें काफी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा निकाले जा रहे इस यात्रा के पीछे प्रशांत किशोर का दिमाग बताया जा रहा है दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हुई है जिसके अंदर जानकारी दी गई है कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान पार्टी ने आजादी गौरव यात्रा निकाली थी। इससे पहले पार्टी ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जमकर प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी रैली का आयोजन किया था और यह पूरा कार्यक्रम प्रशांत किशोर से मिलने के बाद पार्टी के नेताओं ने बनाया है दोस्तों। प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ एक और मामला आया था सामने जब आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश के चुनाव हुए थे और वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी भी पद यात्रा पर निकले थे और इस दौरान उन्होंने पद यात्रा से पूरा आंध्र प्रदेश का समीकरण ही बिगाड़ दिया था दोस्तों और एक बड़ी जीत हासिल कर ली थी। और यही बड़ा कारण है कि अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर के कहने के बाद इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पहले ही दे दी थी कि प्रशांत किशोर के साथ हुई बातचीत के अंदर कई सारी बातों पर पार्टी के नेता सहमत हैं और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि इस तरीके के पद यात्रा देखने को मिल रहा है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी एक और तमिलनाडु के अंदर पद यात्रा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के साथ साथ अब राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। यूथ कांग्रेस ने 30 किलोमीटर तक पद यात्रा निकाली है, जनसंपर्क किया है, लोगों से मुलाकात किया गया है, बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों को जानकारी दी गई है, भ्रष्टाचार और महंगाई को बड़ा मुद्दा बताते हुए राज्य के अंदर केंद्र सरकार की गलत पॉलिसी के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है दोस्तों। और यही बड़ा फायदा होता है जब एक बड़ा नेता सड़कों पर उतरकर बड़ी बड़ी रैली करता है और बड़े बड़े पद यात्रा करता है तो उनसे जुड़े हुए नेता अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। राहुल गांधी तमिलनाडु में है लेकिन राजस्थान के कार्यकर्ता भी एक्टिव हो गए हैं दोस्तों। और एक और बड़ी खबर की माने देश भर के अंदर विपक्षी एकता को लेकर बड़ी कवायद जारी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल से ही बीजेपी की हार का सिलसिला शुरू होगा। टीएमसी नेता ने कहा कि हम लोग सब एक साथ हैं। अब अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन सब एक साथ आ गए हैं। जो लोग 275-300 सीटों पर गर्व कर रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि राजीव गांधी के पास भी 400 सीटें थी, उन्हें भी संभाल कर नहीं रख पाए थे। ये जो 300 की बात कर रहे हैं इन्हें 5 राज्यों में 100 सीटों पर झटका लग जाएगा। ममता बनर्जी ने गुरुवार को नारा देते हुए कहा कि और नहीं दरकार बीजेपी सरकार। आगे बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डराने वालों के लिए जनगण की सरकार ही असली फैसला देगी। गौरतलब है कि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी
कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार राज्य के अंदर सरकार बना लिया है दोस्तों। और बंगाल के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तमाम दलों के साथ मिलकर 2024 में बीजेपी को हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार भी पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। तो ममता बनर्जी ने भी जोरदार हुंकार भरते हुए पार्टी नेताओं को 2024 के चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है दोस्तों। वहीं पर नीतीश कुमार ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि कोई तीसरा फ्रंट बनने नहीं जा रहा है, बल्कि मेन फ्रंट बनेगा। यानी कांग्रेस पार्टी को लेकर एक तरीके की अफवाहें ये चल रही थी कि नीतीश कुमार जिन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर लेफ्ट पार्टी के नेता हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, ये सभी के सभी मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात का खंडन करते हुए कह दिया है कि कोई तीसरा चौथा मोर्चा नहीं बनेगा, मेन फ्रंट बनेगा और यही फ्रंट भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद कहीं न कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी और ज्यादा जोर से बजने लगी है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर की माने तो मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे से छोटे चीजों को लेकर रक्षा क्षेत्र में हथियार बनाने पर जोर दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल में अभी तक भारत मेड इन इंडिया के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया है दोस्तों। और ऐसे में आपको बताते चले कि स्थानीय हथियार बनाने का सपना लोगों को दिखाने वाले प्रधानमंत्री के शासनकाल के दौरान दोस्तों इन हथियारों की कमी हो गई है। यानी जो भारतीय प्रणाली से बनने वाले हथियार थे वो जल्दी से नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण शॉर्टेज आ गया है। आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री भले ही मेक इन इंडिया पर जोर दे रहे हो, लेकिन उनकी ये कोशिश भारत और पाकिस्तान और चीन के सामने कमजोर भारत को बना रही है। अधिकारियों का कहना है कि भारत की आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स पुराने पड़े हथियार को बदलने के लिए जरूरी हथियार आयात नहीं कर पा रही है, यानी बाहर से मंगवा नहीं पा रही है, जिसकी वजह से साल 2026 तक भारत के पास हेलीकॉप्टर्स की कमी हो सकती है। 2030 तक लड़ाकू विमानों की कमी हो सकती है। प्रधानमंत्री के एक कार्यक्रम के अनुसार 30 से लेकर 60% कल पुर्जे देश में बनाने के आदेश जारी किया गया है दोस्तों। लेकिन उस स्तर पर मेक इन इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण सेना कमजोर हो सकती है। इस तरीके का अंदेशा जाहिर किया गया है। ब्लूमबर्ग की तरफ से जानकारी जो दी गई है कहीं न कहीं एक तरीके से मोदी सरकार की नीति पर गंभीर सवाल खड़ा करता है दोस्तों। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बड़े बड़े भाषण जरूर दे देते हैं, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी मेक इन इंडिया के नाम पर सेना को जो हथियार डिलीवर होने चाहिए अभी तक नहीं हो पाया है। साथ साथ मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राजपथ का नाम तव्य पथ किए जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि राजपथ का नाम चेंज करने की मेरी दृष्टि में कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं था। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए सत्यपाल मलिक बोले, कहा प्रधानमंत्री हर तीसरे दिन उद्घाटन करते हैं, तो आज इन्होंने इसका भी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कई और बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि ये किसान कौम है जो 300 साल तक कुछ नहीं भूलती। अभी एमएसपी कानून दे दीजिए वरना एक बड़ा आंदोलन होगा और मैं गवर्नर के पद से इस्तीफा देकर किसानों के साथ में खड़ा हो जाऊंगा। बता दें कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के रास्ते की लंबाई 3 किलोमीटर है दोस्तों। राजपथ पर हर साल गणतंत्र दिवस की परेड होती है, जिसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यानी इसके नाम पर एक काम करने में जो आसानी होती है वो नाम बदलना होता है दोस्तों। नाम बदलने की कोशिश भी की गई है। वहीं आपको बता दें कि बेंगलोर यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, बोले हमने लाइब्रेरी मांगी तो वहां पर मंदिर बनाकर दे दिया गया। बेंगलोर यूनिवर्सिटी में शुरू हुए मंदिर निर्माण को लेकर छात्र संगठन और कुछ शिक्षकों के संगठन ने भी विरोध किया है। बुधवार को निर्माण स्थल पर छात्रों का विरोध देखने को मिला। मंदिर निर्माण को रोकने के लिए कहा गया है। छात्रों का कहना है कि हमने लाइब्रेरी की मांग की थी, मंदिर की मांग नहीं की थी। छात्र संगठनों का कहना है कि किसी राजनीतिक प्रभाव में आकर बिना राय मशवरा के यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से एक तरफा फैसला लिया जा रहा है। दरअसल यूनिवर्सिटी परिसर में जो मंदिर ज्ञान भारती समुदाय हॉल के सामने मौजूद था, उसे सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ दिया गया था और उस मंदिर को दूसरी जगह बनाया जा रहा है। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि मंदिर यूनिवर्सिटी के किसी कोने में एक तरफ बनाया जाना चाहिए था, न कि यूनिवर्सिटी के किसी प्रमुख स्थल पर। यूनिवर्सिटी के प्रमुख स्थल पर मंदिर होने की बजाय यहाँ पर पढ़ाई के माहौल पर अच्छा प्रभाव पड़ता अगर लाइब्रेरी बन जाता दोस्तों। और छात्र संगठन के कई सारे नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में भारी चूक हुई है दोस्तों। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। शाह के मुंबई दौरे पर एक संदिग्ध उनके इर्द गिर्द कई घंटों तक घूमता रहा। जब अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने उसे 2-3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है दोस्तों। भास्कर को मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्ध का नाम हेमंत पवार है, जो महाराष्ट्र के धूले का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान उसने खुद को आंध्र प्रदेश का एक सांसद का पीए बताया था, जबकि चेक करने के बाद जानकारी गलत मिली है। 32 साल के हेमंत ने गृह मंत्रालय का बैंड पहन रखा था, जिसकी बदौलत कई घंटों तक गृह मंत्री के आसपास घूमता रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर भी ब्लेजर पहनकर घूमता नजर आया था। कुल मिलाकर दोस्तों संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की बातें की जा रही है, हालांकि अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं आपको बताते चले कि आज
आजम खान और सीएम योगी आदित्यनाथ पर तारिक शमसी की तरफ से तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुसलमानों को वोट लेने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो कुछ लोग सर्वे कराने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश लिया है दोस्तों, जिसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सर्वे को लेकर यूपी सरकार का कहना है कि इसका मकसद मुस्लिम बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना है, जबकि विपक्ष इसे भाजपा सरकार का एजेंडा करार दे रही है। वहीं पर सरकार के इस फैसले पर यूपी के इटावा में एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए मदरसा के संचालक मौलाना तारिक शमसी ने कहा कि सर्वे अच्छी चीज है, होना चाहिए, लेकिन जिन मदरसों का डेटा सरकार के पास पहले है उनके लिए सरकार ने आज तक क्या किया है। शमसी ने कहा कि यूपी में 16,500 मदरसों के 24,000 अध्यापक पिछले 55 महीनों से सैलरी से वंचित हैं। उन्हें महज 12,000 रुपए की मामूली सैलरी दी जाती है, वो भी समय पर नहीं दी जाती है और ऐसे में सरकार की मंशा पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, सच भाजपा की मदद वाले बयान पर पीके ने 4 फोटो ट्वीट करके नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। यानी नीतीश कुमार के बयान पर प्रशांत किशोर की ओर से टिप्पणी सामने आई है। नीतीश कुमार एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली का दौरा कर रहे हैं दोस्तों, और दूसरी ओर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने एक बयान दे दिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार से मीडिया वालों ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा प्रशांत किशोर भाजपा की गुप्त रूप से मदद करते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के भाजपा के साथ पिछले गठबंधन को लेकर कटाक्ष करते हुए बिना कोई संदेश पोस्ट किए हुए प्रधानमंत्री के साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता की पुरानी तस्वीरें ट्विटर पर साझा की है। बाद में हालांकि उन्होंने इसे डिलीट कर दिया है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीतिकार को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए बताया था कि वो बीजेपी की मदद करते हैं गुप्त रूप से। नीतीश कुमार ने कहा कि अन्य राजनीतिक दल के साथ काम करना प्रशांत किशोर का व्यापार है, उन्हें बिहार में जो कुछ करना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या जो 2005 में किया गया उसका ABC वो जानते हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर की ओर से प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की फोटो साझा की गई है दोस्तों, हालांकि बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब उन्होंने पोस्ट किया तो आगे डिलीट करने की क्या जरूरत थी, अपने स्टैंड पर ही खड़े नहीं है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि किसान आंदोलन से नाम कमाने वाले राकेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कमल का फूल एक ताबीज है, इसे पहनने के साथ ही ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ने बंद हो जाते हैं। राकेश टिकैत ने भाजपा के कमल निशान पर यह तंज कसा है। वहीं पर संविधान की उड़ रही है धज्जियां, खतरे में है लोकतंत्र। अशोक गहलोत ने बताया क्यों जरूरी है भारत जोड़ो यात्रा। अशोक गहलोत ने कहा कि आज मुल्क के अंदर जो माहौल है वो चिंताजनक है। एक तरफ महंगाई बेरोजगारी की समस्या तो दूसरी तरफ जाति धर्म के नाम पर लोगों के बीच में दूरियां बनाई जा रही है और देश में तनाव का माहौल है, वो देश हित में नहीं है और इसी कारण भारत जोड़ो यात्रा हमने शुरू की है। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान सरकार में पोषण आहार घोटाला सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि MPAG की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टा घपले की सच्चाई बताती है। जो भ्रष्टाचार दिख रहा है वो बहुत कम है। गहराई से जांच होने के बाद शिवराज सरकार का अब तक का सबसे बड़ा घपला सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI या न्यायिक जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने ये मांग भी की है। साथ साथ दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर संकट में पुष्कर धामी की कुर्सी, पूर्व CM रावत की नड्डा के बाद मोदी से मुलाकात ने बढ़ाई सरगर्मियां। CM पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर भ्रष्टाचार के लग रहे चौतरफा आरोपों के बीच पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून से लेकर दिल्ली तक सक्रिय हो गए हैं, जिसके बाद राज्य में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा में है। चर्चा हो रही है कि एक भर्ती घोटाला सामने आने के बाद पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी पर तलवार लटक गई है। दरअसल CM धामी सरकार पर भ्रष्टाचार के लगे चौतरफा आरोपों के बीच पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून से लेकर दिल्ली तक सक्रिय हो गए हैं, जिसके बाद नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दोस्तों, राज्य के अंदर उठ रहे सियासी बवंडरों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि PM से मुलाकात करने के बाद रावत ने राज्य के विकास, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के साथ कई और मसलों पर चर्चा की है। इससे एक दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात की गई है दोस्तों, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि राज्य के अंदर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। बड़े परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। यानी पुष्कर सिंह धामी वही मुख्यमंत्री है जिसे उत्तराखंड के अंदर बीजेपी ने चुनाव हारने के बाद वापस से मुख्यमंत्री बनाया और चुनाव करवाने के लिए स्टैंडिंग विधायक को हटा दिया गया दोस्तों। और उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी को चुनाव लड़वाया गया, उनको मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित किया गया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य के अंदर परिवर्तन हो जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अचानक से भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रही है दोस्तों। हो सकते हैं कुछ बड़े ऐलान भाजपा की तरफ से सामने आ जाए। और साथ ही साथ बंगाल की CM बोली, कहा मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे अंडर सेक्रेटरी से इन्विटेशन भिजवाया जाता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की सरकार पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल नरेंद्र मोदी दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने वाले थे और इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी को इन्विटेशन भेजा गया था। ममता बनर्जी को संस्कृति विभाग के अंडर सेक्रेटरी ने लेटर भेजा था दोस्तों इन्विटेशन का, जिस पर ममता बनर्जी भड़क गई हैं। उन्होंने जनता को संबोधित करते
करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री शाम 7 बजे नेताजी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे, इसमें आपको 6 बजे वहां आना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह मुझे कार्यक्रम में बुलाया गया था, जैसा कि मैं उनकी नौकर हूं। एक अंडर सेक्रेटरी एक मुख्यमंत्री को कैसे पत्र लिख सकता है? संस्कृति मंत्री का पद इतना बड़ा होता है क्या? इसलिए मैंने आज दोपहर यही नेताजी की प्रतिमा पर मल्यार्पण करके श्रद्धांजलि व्यक्त की है। मैं दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम में नहीं जा रही हूँ। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने दोस्तों अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है और कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी है वो पूरी तरीके से ठीक भी है। मुख्यमंत्री के लिए कम से कम सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को लेटर लिखना चाहिए और उनको इन्विटेशन देना चाहिए। वैसे तो मंत्री जी को देना चाहिए, लेकिन शायद अपमान ही करना चाह रहे होंगे और इसीलिए अंडर सेक्रेटरी से लेटर लिखवाया गया है। साथ साथ दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आई हुई है। उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहुंचकर अभिवादन स्वीकार किया है दोस्तों, और इस दौरान उनके स्वागत के लिए लोक नृत्य का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री शेख हसीना जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरी तो उनको रिसीव करने के लिए बड़ी संख्या में लोक नृत्य संगीत के साथ में कई सारे लोग मौजूद थे दोस्तों, और संगीत बज रहा था तो शेख हसीना अपने आप को रोक नहीं पाई और डांस करने लगी। उन्होंने राजधानी में जिस अंदाज में डांस किया है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोग वायरल कर रहे हैं। और ऐसे में एयरपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी सरकार के राज्य शिक्षा मंत्री BD कल्ला और आला अधिकारी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगवानी की है। दोस्तों आपको बताते चले कि यह प्रतिनिधि मंडल हवाई अड्डे के VIP लाउंज में कुछ देर रुका और उसके बाद उनका काफिला अजमेर दरगाह की तरफ निकल गया, जहां पर उन्होंने ख्वाजा साहब की दरगाह पर जियारत करी और वापस से बांग्लादेश लौट गई हैं दोस्तों। और ये बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर कई बार आई हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने इतने दिनों तक भारत में रुकने का प्लान बनाया है और कई जगह भारत के 5 जगह पर गई हैं। साथ साथ आपको बता दें कि चौपर नहीं दी, झंडा फहराने से रोका गया। तेलंगाना की राज्यपाल ने KCR सरकार पर लिंग भेद का आरोप लगाया है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने कई मौके पर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं दोस्तों। उन्होंने सरकार पर महिला होने के कारण भेदभाव करने का आरोप लगाया है। अपने आरोपों पर तर्क देते हुए उन्होंने यात्रा के लिए राज्य सरकार की ओर से चौपर नहीं मिलने की घटना का वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल के अभिभाषण और झंडा फहराने से वंचित रखा गया। बतौर राज्यपाल उन्होंने 3 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है दोस्तों। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि महिला होने के नाते राज्यपाल होने के बावजूद उनके साथ लिंग भेद किया गया है, यानी राज्य सरकार ने कई सारी रुकावटें पेश की है उनके कार्यक्रम को लेकर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जहां पर BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और अमित शाह के बेटे जय शाह के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। BCCI ने अर्जी दाखिल करने की मांग की है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि स्वर्ण मंदिर के पास 2 निहंग सिखों ने युवकों का किया बेरहमी से कत्ल, CCTV में कैद हुई वायरल तस्वीरें। पुलिस प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंतजार कर रहे हैं कि जब कार्रवाई की जाए तो जनता के सामने पुलिस प्रशासन आकर पूरी डिटेल दे। साथ साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गुणगान गाने वाले OP राजभर के पार्टी में बड़ी फूट की खबरें लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है दोस्तों। राष्ट्रीय अध्यक्ष OP राजभर को एक सप्ताह के भीतर ये दूसरा तगड़ा झटका लगा है। सुभाषपा के 45 कार्यकर्ताओं ने बुधवार को एक साथ पार्टी छोड़ दी है। OP राजभर का साथ छोड़ने वाले सुभाषपा के पूर्व उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। मऊ के कोपागंज में आयोजित एक बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने ये फैसला लिया है। बता दें कि OP राजभर को बीते 1 महीने में कई तगड़े झटके लगे हैं। पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने पदाधिकारियों के साथ पार्टी छोड़ दी थी और नया दल बना लिया था। उसके बाद OP राजभर के समधी लगने वाले पार्टी के उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उनके साथ ही अब 45 समर्थकों ने भी इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। उल्लेखनीय है कि इस्तीफे के बाद मऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महेंद्र राजभर ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हमेशा पैसा पाने के प्रयोग में लगे रहते हैं, यह आरोप लगाया गया है। ऐसे में दोस्तों एक और बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच में छिड़े घमासान को शांति देने के लिए प्रशांत किशोर की तरफ से ही कदम उठाया गया है। पोस्ट डिलीट किया गया। इस पर JDU के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो बोला है बिल्कुल ठीक है। देखते हैं प्रशांत किशोर फिर से वापस आकर कुछ और टारगेट करते हैं या नहीं करते। वहीं पर हिंदू सबसे पाखंडी होते हैं, ये बयान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिया है दोस्तों। उन्होंने बुधवार को नर्मदा जिले के अंदर पोइचा गांव में प्रकृति की गोद में जैविक खेती विषय पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। वहां गायों के अकाल मौत का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने लोगों को धिक्कारा है। उन्होंने कहा कि लोग जय गौ माता का जाप करते हैं, लेकिन जब दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। वो चारे पानी की तलाश में दर दर भटकती रहती हैं। और इस तरीके से जो बयान गवर्नर की तरफ से सामने आया है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हालांकि इस मामले पर अटैक कर रही है गवर्नर पर, लेकिन दूसरी ओर BJP के नेता बयान नहीं दे रहे हैं क्योंकि गवर्नर तो उन्होंने अपॉइंट कर रखा है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी की यात्रा लोकतंत्र बचाने की है। अगर ये नहीं रहेगा तो हेलीकॉप्टर वाला ट्रैक्टर वाले की कभी नहीं सुनेगा, कन्हैया कुमार ने बताया। भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी है, मीडिया के द्वारा पूछे जा रहे हैं बार बार एक ही तरीके के सवाल का उन्होंने फिर नए तरीके से इनोवेटिव तरीके से जवाब दिया है।
है दोस्तों। वहीं पर हिमाचल प्रदेश का चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर लड़ा जाएगा। हिमाचल कांग्रेस की प्रमुख प्रतिभा सिंह ने बयान दिया है दोस्तों। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर सरकार के खिलाफ जनता में काफी गुस्सा है। प्रदेश में हमारी लीडरशिप काफी मजबूत है और जयराम रमेश सरकार के खिलाफ जनता मोर्चा खोल चुकी है और हमारे स्वर्गीय नेता वीरभद्र सिंह के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और राज्य के अंदर हमको जबरदस्त समर्थन भी मिलेगा। वहीं दोस्तों मीडिया संस्थानों में हुए आयकर सर्वे दिखाते हैं कि सरकार स्वतंत्र मीडिया से डरी हुई है। डीजी पब की तरफ से ये जानकारी दी गई है दोस्तों। बुधवार को आयकर विभाग के द्वारा इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड ऑक्सफैम इंडिया के कार्यालयों में सर्वे की निंदा करने के साथ विभिन्न स्वतंत्र डिजिटल मीडिया संस्थानों के संगठन डीजी पब ने कहा कि ये स्वतंत्र पत्रकारिता पर लगाम लगाने की दमनकारी प्रवृत्ति है। वहीं सिखों के कृपाण और पगड़ी की हिजाब से तुलना नहीं की जा सकती, कोर्ट ने यह बयान दिया है दोस्तों। वहीं पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। साथ ही साथ जेएनयू के अंदर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 15,000 का जुर्माना देना पड़ेगा दोस्तों। छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन पर 10,000 से 15,000 तक का जुर्माना साल 2018 में एक प्रदर्शन को लेकर लगाया गया है। ऐसे में देखते हैं मामला कितना आगे बढ़ता है दोस्तों। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े रहेंगे। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।